बात करते हैं जीडीएस टू पोस्टमैन पेपर थ्री की। पेपर थ्री में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है ये, मतलब एमटीएस टू पोस्टमैन या जीडीएस टू पोस्टमैन पेपर तो सेम ही होता है। अब इसमें क्या है ना, पेपर थ्री इस बार बिल्कुल ही पैटर्न से डिफरेंट आया। आई मीन पार्ट वन एंड पार्ट टू जो वोकेबलरी होती है ना, ये बिल्कुल ही डिफरेंट थी। अब पता नहीं कहाँ से इन्होंने पूछ ली। ऐसे बिल्कुल आसान वोकेबलरी आती थी और ये पूरी 30 मार्क्स की होती थी। इसी में इन्हीं 3 मार्क्स में से लोगों को हो जाता था, ऐसे वैसे लिखना नहीं पड़ता था नीचे। लेकिन इस बार ना बहुत टफ पूछ लिया। तो काफ़ी लोगों का ना पेपर थ्री भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि कौन क्वालिफाई करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है, तो लोगों को लगता है हो ही जाएगा, इसकी कोई तैयारी भी नहीं करता इतनी। लेकिन इस बार ना यूपी सर्कल ने बहुत ही डिफरेंट लेवल से पूछ लिया। तो इसका मैंने एआई से आंसर्स निकाले हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की तो आई नहीं है। तो एआई से मैंने इसके आंसर निकाले कि इनमें से क्या होगा और कितने हम लोग को पासिंग मार्क्स लाने हैं। तो पहले तो देखते हैं कि पासिंग मार्क्स कितने लाने होते हैं। ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें देखो पेपर थ्री नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में कितने मार्क्स लाने हैं तुमको क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि ये केवल क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। तो क्वालिफाई करने के लिए देखो इसमें लिखा हुआ है अनरिजर्व के लिए 40% मार्क्स लाने हैं। मतलब 50 मार्क्स का पेपर है तो 40% लाने हैं। तो 50 का 40% कितना होगा, 20 नंबर जिसके होंगे अनरिजर्व का, तो वो इसको क्वालिफाई कर जाएगा। ओबीसी को लाने 37%। अब 50 का 37% होगा 18.5। मतलब 18.5 जिसके नंबर ऊपर हैं वो क्वालिफाई कर जाएगा। और एस सी एस टी के लिए 33%, मतलब कि 16.5। मतलब कि अगर आपके अनरिजर्व से अगर आप 20 नंबर के आसपास इसमें स्कोर कर रहे हैं, तो आपका इसमें हो जाएगा, क्वालीफाई हो जाएंगे। क्योंकि इसमें ज़्यादा मार्क्स लाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्वालीफाई हो रहे हैं बस उतना काफ़ी है। और अब देखते हैं कि ठीक है, पेपर कैसा था और कितने मार्क्स आ सकते हैं इसमें। देखो पहले तो क्या है कि इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग्स पूछा है, वोकेबलरी। अब ये 15 क्वेश्चन है, इनमें से बहुत ही टफ है। मतलब अ, तुक्का भी लगाने के लिए ना कुछ तो आइडिया होनी चाहिए इसमें। शायद कोई ये डेंस वगैरह बेसिक उसको आता है, डेंस सघन होता है, ये थोड़ा पता थी। बाकी और तो सब तुक्का ही मारना था। अब इसमें अगर किसी ने देखो निगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, तो सबने मारा तो सभी ने होगा। तो हो सकता है 15 में से 4-5 लगी है। इतना तो प्रोबेबिलिटी होती है ना। 25% प्रोबेबिलिटी एक ही क्वेश्चन में होती है सही होने की। तो अगर 4-5 सही हो जाएं तो इधर 4-5 मिल जाएं, और सेक्शन सेकंड में अगर 5 मिल जाएं। ये सेकंड सेक्शन वाला सेकंड जो थोड़ा आसान था, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कुछ किए जा सकते थे। तो अगर उधर से 4 मिल जाए, इधर से 6 मिल जाए, 10 इधर मार्क्स बन जाए और बचे कितने, 10 और लाने हैं। तो 10 के लिए अगर इधर अब तुमने अगर ये लिख दिया होगा एप्लीकेशन, तो 5-6 नंबर तो इधर देंगे ही। 10 में से 10 का ये था, 10 का ऐसे लिखना था। तो अगर इधर से इधर इधर मिनिमम 5 भी दे दिया यार, 5 से ज़्यादा ही देगा, इतना टफ तो नहीं चेक करेगा। और इधर भी अगर 5 दे दिया तो 10 इधर से हो जाए तो क्वालिफाई हो जाएगा। तो मतलब इतना टफ भी नहीं था क्वालिफाई करना। अगर आप ऐसे वगैरह और ये निबंध लिख के आए तब, ऐसे और ये एप्लीकेशन अगर ये नहीं लिखे हैं तब तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है क्वालिफाई करना। और अगर ये लिख दिए हैं तो उस फिर एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कितने मार्क्स लेके तुमको क्वालिफाई करता है। क्योंकि इसमें तुम कह नहीं सकते मेरा सही था गलत था। एग्जामिनर बोलेगा मैं 3 ही दूंगा तुमको, तो क्या कर सकते हो। तो ये राइटिंग हैंड राइटिंग कैसी है उस पर डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर कैसा नंबर देता है, या फिर उसका मूड क्या है, उस हिसाब से होगा। तो चलिए इसका एक बार आंसर देख लेते हैं जो मैंने एआई से निकाले हैं। एआई से आंसर इसका अल्ट्रिस्टिक। अल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है, ये इसमें से देखो पहले मैं तुमको आंसर की दिखा देता हूँ कि मेरे कितने लगभग एआई कितने सही बता रहा है और कितने गलत बता रहा है। तो ये आंसर की है जो मैंने एआई से बनाई है। अब इसमें से देखो जो मेरा गलत है ना, उसने एआई ने पहले ही ये उसको प्रिंट आउट कर दिया है, उसको ही हाईलाइट कर दिया है। तो इसमें देखो मेरे कितने पार्ट वन में कितने गलत दिखा रहा है एआई, 1, 2, 3, 4, 5। 5 गलत दिखा रहा है अभी एआई से। और भी हो सकते हैं आंसर की आने, तो देखते हैं फिर। एआई तो 5 गलत दिखा रहा है इसमें से, और सेक्शन सेकंड में केवल एक गलत दिखा रहा है। तो चलो पहले आंसर की इसकी देखते हैं क्या है ये। अल्ट्रिस्टिक का इसका क्या होगा, परोपकारी। देखो मैंने आत्मकेंद्रित लगाया हुआ, गलत है मेरा। इफिमेरल इसका क्या होगा, इसका होगा क्षणभंगुर। और ये देखो मैंने पहले ही लगाया था उदासीन। देखो तुक्का ही मार रहा था कि कौन होगा कौन नहीं होगा, पता नहीं था मेरे को, लेकिन एट लास्ट मेरा ये सही हो गया, मैंने क्षणभंगुर लगा दिया वहाँ पे। अब ये देखो इम्पेकेबल। अब इस पे पहले देखो मैंने आत्मकेंद्रित लगाया, फिर काट के साथ साथ लगाया, लेकिन दोनों ही गलत है। इसका आंसर होगा त्रुटिहीन। ये भी गलत है मेरा।
एरिस्टोक्रेट, ये एरिस्टोक्रेट पता था कि एरिस्टोक्रेट जो अभिजात वर्ग होता है उसको बोलते हैं। क्यूरियस, क्यूरियस को भी लोगों को पता ही होता है, क्यूरियस तो थोड़ा नॉर्मल बोलचाल में यूज होता है, जिज्ञासु। ये भी सही है। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक ये मतलब पता तो था, लेकिन देखो यहाँ पे गलत हो गया। प्रैग्मेटिक एकदम रियल मीनिंग नहीं बताती क्या होती है, इसका यूज पता था। तो प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक, इसमें सी होगा, ये गलत हो गया। एब्रीवेशन, एब्रीवेशन का मतलब होता है विचलन, ये तो मैथ वगैरह में पढ़ा था कि एब्रीवेशन निकालना होता था स्टैट्स वगैरह में, तो इस वजह से इसको भी पता था कि एब्रीवेशन का मतलब विचलन होता है। डेंस, डेंस का तो खैर काफ़ी लोगों को पता होगा, डेंस का सघन होता है, ये थोड़ा आसान था। अब यूबिक्यूटस, ये भी नहीं पता था मेरे को क्या होता है यूबिक्यूटस, लेकिन मैंने ना जो यूज होता है ना अधिकतर यूबी या यूनिवर्सल ऐसा करके जो होता है ना, वो थोड़ा सर्वव्यापी मतलब या फिर ब्रॉड एरिया के लिए होता है। अच्छा, तुक्का मारना था तो ऐसे मैंने डी मार दिया, हाँ सही भी है ये, सर्वव्यापी होता है। इंसेसेंट, इंसेसेंट का भी मुझे नहीं पता था क्या होता है। इंसेसेंट का पता नहीं कहाँ से सेंस आया कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो मैंने निरंतर मार दिया, तो सही हो गया। वेनरेबल, वेनरेबल का वेनरेबल का भी मेरे को नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, तो मैंने तर्कसंगत मार दिया, जबकि मेरा गलत है। इसका आंसर होगा पूजनीय। अगला क्वेश्चन है कोजेंट, कोजेंट, ये भी नहीं बिल्कुल मालूम था कि कोजेंट क्या होता है। अब मैंने तर्कसंगत लगाया है और सही भी हो गया है। पता नहीं कैसे सही होगा क्योंकि मैंने थोड़ा दिमाग लगाया है। देखिए जो कोजेंट जो होता है ना, ऐसे हम लोग पढ़ते नहीं कॉग्निटिव एप्टीट्यूड, तो कॉग्निटिव एप्टीट्यूड जो होता है ना वो तर्कसंगत चीज़ों के लिए होता है, तो वहां से मैंने थोड़ा आइडिया लिया कि कॉग्निटिव मतलब कोजेंट थोड़ा मिल रहा है, मैच कर रहा है, तो तर्कसंगत हो सकता है। और शायद ये लॉजिक सही बैठ गया और तर्कसंगत सही हो गया। परफेक्ट, परफंक्टरी, ये भी बिल्कुल नहीं पता, इसका कोई आइडिया मेरे को नहीं है। मैंने निराधार लगा दिया, गलत है आंसर, इसका औपचारिक होगा। अगला क्वेश्चन है अनटेनेबल, अनटेनेबल का भी मेरे को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन देखो ये है ना कि इस ऑप्शन को ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, तर्कीन भी लिखा है और स्कोपिक आरक्षण भी लिखा है, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये आंसर हो सकता है, क्योंकि जिसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया है एग्जामिनर ना, तो वो आंसर होता है। तो इस तुक्के से इसको मैंने मार दिया, सही हो गया है, पता कुछ नहीं था मेरे को। अब ये देखो ये गलत हुआ, मैंने जरा सी गलती कर दी, ये देखो ये झील और जे जे वाली जो झील होती है उसमें अंदर जेलस वाली, मैंने इसको जेलस समझ के मार दिया ख्याल में, जबकि झील मतलब उत्साह होता है, तो ये बता पता था, लेकिन ये माइनर मिस्टेक है, अगर इसको मैं सही से देखता झील तो पता था यार, झील का तो उत्साह ही होगा, ये गलत कर दिया मैंने। अब अगला देखते हैं सेक्शन सेकंड, ये इन कंपैरिजन आसान था, उतना आसान भी नहीं था, लेकिन उस वाले से इन कंपैरिजन आसान था। प्रत्याशा, प्रत्याशा का अगर इसमें से देखोगे तो सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो एक्सपेक्टेशन के अलावा और कोई लग नहीं रहा, तो ये मार दिया मैंने। अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, ये तो पता ही लोगों को। परिकल्पना, ये होता है साइंस वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं कि बोर की परिकल्पना, न्यूटन की परिकल्पना, उसको हाइपोथेसिस इंग्लिश में बोलते हैं, तो इस वजह से मुझे पता था, इस वजह से सही हो गया। समन्वय, कोऑर्डिनेशन, ये तो पता ही है। प्रलोभन, ये देखो गलत हो गया, इसमें होगा टेम्पटेशन, ये मेरा गलत है, एक्सटॉर्शन नहीं होगा, प्रलोभन का होगा टेम्पटेशन, ये गलत है मेरा। निष्पक्षता का पता है, इम्पार्शियलिटी, ये तो एथिक्स में क्वेश्चन भी पूछा था, इम्पार्शियलिटी। विघटन, विघटन का तो पता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, अगर इसको थोड़ा भी पढ़ोगे, चारों ऑप्शन पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। जिजीविषा, जिजीविषा क्या होती है, वाइटलिटी, ये भी मेरे को पता था, तो ये भी हो गया। समग्रता, समग्रता, होलनेस, होलनेस भी मेरे को पता था, ये भी इसको मार दिया तो सही हो गया। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, संप्रभुता, संप्रभुता का होता है सॉवरेनिटी, ये भी मतलब आसानी है, संप्रभुता। परोक्ष, इनडायरेक्ट, ये भी आसान है। सहिष्णुता, टॉलरेंस, ये मतलब जो भी पॉलिटी वगैरह पढ़ता होगा तो उसमें आता रहता है कि सहिष्णुता, टॉलरेंस, या फिर पॉलिटिकल न्यूज में भी आता रहता है, तो ये भी इनका कंपेरिजन आसानी था। क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, ये भी आसान है। अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन, तुष्टीकरण का अपीजमेंट होता है, बोलते नहीं अपीजमेंट पॉलिटिक्स चल रही है इंडिया में, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगते हैं, तो वैसे ही करके अपीजमेंट तुष्टीकरण हो गया। बाकी ये 31 32 इनका लिए इतना टाइम था कि आराम से अगर आप बनाते ऐसे तो ये एप्लीकेशन लिखते तो आराम से लिख सकते थे। 10 नंबर का था तो अगर 6 7 नंबर भी दे दिया, 5 भी दे दिया, और इधर भी अगर अब ऐसे लिखा होगा 40 50 वर्ड का, तो इधर भी 5 6 तो दे ही देगा। तो मिनिमम अगर देखा जाए इधर से 10 मार्क आएंगे मिनिमम, और इससे ज़्यादा ही आएंगे, 10 क्यों आएंगे, मान लो 15, अगर अगर अच्छे से लिखा है तो 7 7 7 मार्क दे दिया, तब भी 14 मार्क्स इधर से आ जाए, और 6 7 नंबर इधर से आ गए तो 6 नंबर इधर से आ गए, 20 हो गए तो क्वालिफाई हो गया। ओबीसी वालों के लिए और भी कम है, 18.5 में हो जाना है। तो टफ तो था, लेकिन अगर
ऐसे वगैरह सही से लिखा है और एप्लीकेशन सही से लिखा है और इधर भी तुक्का अगर बैठ गया तो हो जाएगा। कोई बात नहीं, क्वालीफाई हो जाएगा। क्वालीफाई करना क्यों, टॉप करने का कोई मतलब नहीं है इसमें से।